हेलो एवरीवन, दिस इज मोमो ग्रेरी, योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। और आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11th फिज़िक्स का लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये क्लास 11th फिज़िक्स का सिलेबस है, जो कि लेटेस्ट सिलेबस है 2021 का। देख रहे हो इसमें ये 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक। हर चैप्टर का अपना वेटेज है, ठीक है। कुछ 23 मार्क्स के, कुछ 17 के, कुछ 20 के, कुछ 10 के, ठीक है। तो ये यूनिट 1 से 3 ये 23 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। मैकेनिक्स का ये पार्ट यानी काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा काम आएगा, आगे भी काम आएगा। जेई वगैरह के एग्जाम में भी इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। फिर वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एनर्जी, बॉडी और ग्रेविटेशन, इसकी बात करें तो इनको मिलाकर 17 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। इसमें आते हैं क्या, 3 चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। और एक ही आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 2 यूनिट बना करके मिलता है 20, और प्लस साथ में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब ये तीनों यूनिट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको आप, ठीक है। मतलब एक बार फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, एक बार केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस और वेव। तो फिजिकल वर्ड जो था वो बेसिकली क्या है कि फिजिक्स को लेकर के बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, फोर्सेस हैं, जो 4 टाइप्स के फंडामेंटल, उनके बारे में है, ठीक है। जिसमें पूरा थ्योरेटिकल है, जिसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल या फिर ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है हमेशा। तो हम आज जो पढ़ने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले ये आपका सिलेबस, इसे आप पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, मतलब किसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो चीज़ें दी गई हैं। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो इन सब स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो और इसका इवैल्यूएशन स्कीम भी दे रखा हुआ है यहाँ पर, 30 मार्क्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं 7-7 मार्क्स के, ठीक है। 5 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा। एक्टिविटी होगी 3 मार्क्स की, एक प्रोजेक्ट होगा 3 मार्क्स का, ठीक है। और वाइवा होगा 5 मार्क्स का। बेसिकली ये 11th में फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये 12th में ही फॉलो होता है। 11th में तो हम बस खाली क्या करते हैं कि ये 7+7 मार्क्स का ये कर देते हैं और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रखते हैं, एक्टिविटी और ये प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये है जो प्रैक्टिकल आपको करने हैं, सेक्शन ए है, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पर देखा होगा क्या लिखा होगा कि रिकॉर्ड एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट, मतलब 6 फ्रॉम ईच सेक्शन, ये कंपल्सन है। सेक्शन ए ये है, ठीक है। 10 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें से 6 आपको करने हैं सेक्शन ए से। ये एक्टिविटीज़ है जो आपको नहीं करनी है। सेक्शन बी, इसमें भी 10 एक्सपेरिमेंट हैं, तो 10 में से हमें कितने करने हैं, 6 करने हैं, ठीक। मतलब टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। सो वी ऑब्जर्व मैनी फिनोमिना occurring in our surroundings, some are natural and some are man-made. To describe any phenomena, measurement of different physical quantities associated with it are essential, ठीक है। अब ये बात आती है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की। तो ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जिसको भी तुम मेजर कर सकते हो वो सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब वो चाहे लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, ठीक है, टेम्परेचर हो, एरिया हो, डेंसिटी हो, फोर्स हो, ये सब के सब कैसे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब मैं तुमसे बोलूँ इमोशंस, तो क्या इमोशंस को तुम मेज़र कर सकते हो? नहीं मेज़र कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इमोशन फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वही होंगी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक। So let us consider a fruit falling from a tree. To understand this natural phenomena, we should know from which height does the fruit fall. मतलब height भी यहाँ पर क्या है, एक physical quantity है जिसको measure कर सकते हैं. How much time does it take to reach the ground? ठीक है, time भी यहाँ पर क्या है, एक physical quantity है. What is the speed of the fall? Speed भी क्या है, यहाँ पर एक physical quantity है. To answer all these questions, we need to measure physical quantities.
like distance, time, mass, etc. For measurement of any physical quantity, we require to decide their appropriate units. अब बात आती है यूनिट्स की। मतलब जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो उनके मेज़रमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका हो जिसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ऐसे लें कि एक हाथी है और एक चींटी है। अब इनको हमें मेज़र करना था, कौन भारी है कौन हल्का है, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक कोई स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो हमने कि एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया जिसकी यूनिट हमने रखी केजी, कि मास को हम लोग केजी में मेज़र करेंगे। तो हमने बोला कि हाथी जो है वो हो गया 100 केजी का और चींटी जो हो गई, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं 1 केजी का, पर होता नहीं है 1 केजी की। ठीक है, पर मान लेते हैं, चलिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चींटी जो है वो केजी की 1 टाइम है, जबकि हाथी जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हमने कंपेयर कर दिया केजी के फॉर्म में कि 100 टाइम्स ज़्यादा है कौन, हाथी चींटी से। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, तो जिस स्टैंडर्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, in this chapter we shall study how the physical quantities are measured and how different units are defined. We shall also learn the different types of errors associated in the measurement of physical quantities. अब measurement होगा तो उसमें कोई ना कोई error भी आएगी। अब error का भी compare कैसे करेंगे? error का compare भी करने के लिए हमें एक standard value पता होनी चाहिए। जैसे हम बोले, ठीक है, कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। अब अगर एक्सपेरिमेंट हमें करना था, हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिए और कैलकुलेट किया, तो हमारी वैल्यू आ गई 9.7, मतलब 0.1 की एरर आ गई। ठीक है, अब ये एरर किस टाइप की होगी इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, ठीक है, वो मैंने क्या बताया कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो टाइप की होगी, एक होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होगी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, फंडामेंटल और डेराइव में डिवाइड किया। फंडामेंटल मतलब हो गया बेस, ठीक है, यानी बेस क्वांटिटीज, और बेस क्वांटिटी होगी तो उनकी बेस यूनिट भी होगी। ठीक है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, units of physical quantities and system of units. Although the number of physical quantities is very large, we need only a minimum limited number of physical quantities for which unit should be the units of all other quantities can be expressed, defined and with their help of them. These minimum physical quantities are known as fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली जो होती हैं वो कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है तो उनकी यूनिट भी होगी, तो उनकी जो फंडामेंटल 7 यूनिट्स भी हैं। ठीक है, अब 7 यूनिट्स जो फंडामेंटली बेस यूनिट है, ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हमने किसको सेलेक्ट किया, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि यही 7 फंडामेंटल यूनिट्स होनी चाहिए। तो किसी भी यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि दो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है इनवेरिएबिलिटी और एक होता है अवेलेबिलिटी। तो इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने उसे डिफाइन कर दिया है तो फिर वो कहीं पर भी फॉल्स ना हो, और अवेलेबिलिटी मतलब हो गया कि वो इजीली अवेलेबल हो, मतलब कि द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल। मीन्स इफ we define distance between the tip of the middle finger and the elbow as a unit of length, then it is not invariable. ठीक है,
तो यानी इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी दो फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर हम लोग किसी भी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। अब इसका यूनिट को डिफाइन करने का प्रोसेस तो काफ़ी लेंदी है और उतना आसान भी नहीं है, तो इसको फिलहाल अभी तो हम क्लास 11th या 12th में नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बेस यूनिट्स हैं उनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज combination of fundamental quantities. Such physical quantities are called derived physical quantities. Derived का मतलब क्या हो गया, जो फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन करके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो बेस क्वांटिटीज है हमारी, ठीक है, ये है हमारी कुछ बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 है, ठीक है। और इन्हीं का यूज़ करके हम लोग इससे क्या करेंगे, और भी यूनिट्स को डिराइव करेंगे। जैसे अगर हम बोले एरिया, तो एरिया में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बोले कि स्क्वायर का एरिया, तो यानी कि हम क्या लिखते हैं, साइड इंटू साइड, और साइड को मेजर किस फॉर्म में करते हैं, लेंथ के फॉर्म में। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, सिंपल। तो यानी हमने क्या किया, लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया, ठीक है। फोर्स की बात होगी तो क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स के लिए अगर हम लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, मास तो ऑलरेडी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन पर नहीं है, तो ये क्या होता है, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। फिर अब बात आती है, फिर v क्या होता है, v यानी वेलोसिटी, ठीक है, या फिर स्पीड से बोल सकते हो। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, मतलब ये भी क्या है, लेंथ, तो ये भी लेंथ अपॉन टाइम के फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया मास, ये हो गया लेंथ, ये हो गया टाइम। और हमको पता है मास, लेंथ और टाइम ये तीनों कैसे होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो मतलब फोर्स भी एक क्या है, डिराइव क्वांटिटीज है। मतलब हो गया कि जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। Different system of units have come into existence at different places and times. These systems are as under. तो ये आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और एक और होता है MKSA, मीटर किलोग्राम सेकंड और एम्पियर सिस्टम। और जो हम लोग बेसिकली हमेशा पढ़ते हैं वो है SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम, जिसका बेस क्या है, 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। So the international system of unit was accepted in 1971 by the 14th General Conference on Weight and Measure, ठीक है। तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और उसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि भाई 7 बेस यूनिट के बेस पर ही हम लोग क्या करेंगे, सारी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। So these fundamental quantities, their unit, symbol and definitions are shown in table 2.1, और ये है उस टेबल। तो यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब का डेफिनेशन भी दे रखा हुआ है। हालांकि इसकी डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, पर आप जान लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके और नोट भी कर लेना, ठीक है। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर भी इसी लिंक के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।